बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी शरणम लर्निंग हब में। आज हम क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 2 मौसम को समझेंगे। पहले हम भूगोल के विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो भी विभाजन है, विविधताएं हैं भारत में, पहाड़, मैदान, पर्वत, पठार, सभी के बारे में हम चीजें पढ़ के आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार के मौसम संबंधी घटनाएं हैं, मौसम क्या है, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में देखें। पवन क्या है, ये सब चीजें इस प्रकार से चलती। तो आप ज्योग्राफी में अच्छी तैयारी के लिए आप हरी शरणम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा ज्योग्राफी, संपूर्ण ज्योग्राफी का एक अलग से बैच आपके लिए चल रहा है, जो कि फ्री है यूट्यूब पर। आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी और भी कोर्सेस हरी शरणम लर्निंग हब के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मौसम। मौसम को समझना चैप्टर का नेम है, इसमें क्या चीजें हैं हम आज देखेंगे। अध्याय तो है इसमें, देखो सभी को सम्मिलित कर दिया गया है, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, ठीक है। इसमें 3 चैप्टर शुरुआत के, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 चैप्टर ज्योग्राफी के हैं। हम इन 3 चैप्टरों को अच्छे से समझें। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम करवा चुके हैं, आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इमेजेस वगैरह दे रखी हैं, जो कि ये अपडेटेड एनसीईआरटी है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे इमेज वगैरह दे रखी हैं, कई सैटेलाइट इमेज भी दे रखी हैं कहीं कहीं पर, जो हमने पिछली कक्षाओं में देखी थी। यहाँ पर मौसम की विभिन्न घटनाएं दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगिस्तान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सफेदी छाई हुई है, यहाँ पर पीलापन छाया हुआ है, ये रेगिस्तान है। तो ये यहाँ पर पूरा बर्फ जमी हुई है। इधर आपको हरियाली दिखेगी, बढ़िया घने घोर बादल दिखेंगे, और इधर पे बढ़िया फूल वगैरह दिखेंगे, ये पहाड़ों के नीचे वाला भाग। तो अनेक प्रकार की मौसम संबंधी चीजें हम आप अपने आसपास देखते हैं। भारत में अनेक, आप देखें थार का मरुस्थल भी है, ऊपर की ओर हिमालय पर्वत पर बढ़िया सफेद चादर भी बिछी मिलेगी पहाड़ों पर, ठीक है। भारत के मैदान, जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान, यहाँ पर आपको बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की फसलें और मौसम संबंधी घटनाएं, वर्षा वगैरह मिलेंगी, ठीक है। और ये जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, चाय कॉफी के बागान, आप उत्तर पूर्वी भारत को देखें, तो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां जो हम पढ़ के आए हैं, उसी में अनेक प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। उन्हीं सब के बारे में हम आज जानें, ठीक है। यहाँ पर हम कई क्वेश्चनों के आंसर देख, जैसे कि पहला है, हम अपने आसपास के मौसम का आकलन कैसे करते हैं एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। मतलब हमारे आसपास का जीवन में किस प्रकार का मौसम, ठीक है। जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात को कैसे हम नाप सकते हैं, कितने सेंटीमीटर वर्षा वगैरह, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। भारी वर्षा, तूफान, सूखा और ताप लहर जैसे हीट वेव जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहने मौसम भविष्यवाणियां किस प्रकार से सहायता करती हैं। मतलब आज कोई कृषक है, उसके लिए किस प्रकार से जो संभावनाएं हैं, जो भविष्यवाणी है, ठीक है, उनको कैसे हम समझेंगे और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, इन आपदाओं से, वो सब चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मौसम और इसके तत्व को समझो। मौसम में क्या क्या चीजें हैं, मौसम क्या है, सबसे पहले ये समझो। 2 चीजें होती है, एक मौसम होता है, एक जलवायु होती है। क्या होता है, एक मौसम होता है और एक होती है जलवायु। 2 चीजों में सबसे प्रमुख अंतर पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, जलवायु और मौसम में अंतर बताइए, अंतर क्या होता है। तो मौसम क्या है, एक अल्पकालिक घटना है। क्या है अल्पकालिक, मतलब थोड़े समय में मौसम की घटनाएं परिवर्तित होती हैं। अब मौसम में तत्व कौन कौन से हैं, इसमें आप देखेंगे कि तापमान, टेम्परेचर हो गया, नमी हो गई, ठीक है, पवन की दिशाएं वगैरह, ये सब चीजें क्या है, आर्द्रता हो गई, ये सब इसके तत्व हैं मौसम के। इन्हीं तत्वों के आधार पर क्या हम मौसम आधारित कर, जैसे कि हवाओं में नमी ज्यादा है, ठीक है, जलवाष्प ज्यादा है, वाटर वेपर अधिक है, तो वो फिर संघनन होकर वर्षा करेंगे, हवाएं चलेंगी, तो वो मौसम फिर हम वर्षा का मौसम कह देते हैं। तो इसी प्रकार की ये मौसम जो है वो अल्पकालिक होता है। अब कुछ समय बाद ये मौसम समाप्त हो जाएगा, ठीक है, फिर सर्दियां आने प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये मौसम क्या है, अल्पकालिक। जलवायु क्या होती है, दीर्घकालिक, मौसम संबंधी घटनाओं
जब धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं, काफी लंबी पीरियड, जैसे 10 साल 50 साल, ठीक है, एक दशक, कई दशक बीत जाते हैं, तो ये लंबी प्रोसेस है, उसमें परिवर्तन होता है जलवायु में। आज हम नहीं कहते कि जलवायु परिवर्तन हो रही है, तो इसलिए क्या हो रहे हैं, अनेक प्रकार की आपदाएं, जैसे हमारे यहाँ भारत में बादल फटना और भूस्खलन आदि जो ज्यादा इस समय घटनाएं चल रही हैं, वो आप देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं, जलवायु के बृहद पहले से, चूंकि 1857 क्रांति के बाद कोयले का अत्यधिक दोहन वगैरह, वैश्विक तापन के बढ़ने से ये घटनाएं होती हैं कि कहीं पर अत्यधिक बारिश हो जाना, अब संघनन हो गया इकट्ठा, वहां पर बादल बन गए और अचानक वहां पर वर्षा कर दी मूसलाधार, उसी को बादल फटना कहते, क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें एक लंबी प्रोसेस के बाद होती हैं। धीरे धीरे वैश्विक तापन बढ़ रहा है, तो वो आज उसका प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन मौसम क्या है, अल्पकालिक है, छोटे छोटे कुछ महीने में, ठीक है, सप्ताह का भी हो सकता है, महीनों का भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत ज्यादा पीरियड नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज हो गई मौसम और जलवायु में अंतर। अब हम समझेंगे इसमें तत्व क्या है, मौसम और इसके तत्व क्या है। मौसम क्या है, तो वो हमको पता ही है कि किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। पृथ्वी की वायुमंडली तो किसी समय स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष पर हो सकता है, किसी समय पर हो सकता है। ठीक है, किंतु वायुमंडल है क्या, अब वायुमंडल क्या है, चूंकि वायुमंडल की जो दशाएं हैं, अब जो वायुमंडल में जैसे पवन हो गई, अनेक प्रकार की गैसें हो गई, आर्द्रता हो गई, वाटर वेपर हो गई, ये सब चीजें मिलेंगी कहाँ, वायुमंडल। तो वायुमंडल को हमको पढ़ना होगा कि वायुमंडल क्या है। तो आइए वायुमंडल को समझते हैं। वायुमंडल क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ये इस प्रकार की पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, और यहाँ पे एक ये लाइन है, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। इस क्षोभ मंडल में बादलों का मौसम संबंधी सबसे ज्यादा घटित होती है। सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की ऊंचाई आपको पता हो तो ये होती है पृथ्वी के तल से, आप देखें तो ये 17 किलोमीटर लास्ट है, 17 किलोमीटर तक की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम क्षोभ मंडल मानते हैं कि इतना हाँ क्षोभ मंडल है। अब ये ध्रुवों पर हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, ध्रुव क्या होते हैं और भूमध्य रेखा क्या होती है। बीच से जो एक लैटिट्यूड गुजरा है उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री। अच्छा, और ये जो यहाँ पर होते हैं ये ध्रुव होते हैं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है, किसकी हम बात कर रहे हैं, क्षोभ मंडल की, तो यहाँ पर ये कम होती है, लगभग 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर होती है। ठीक है, 7 किलोमीटर भी कहीं कहीं पर है, तो यहाँ पर कम होती है। और भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा ऊंचाई क्यों होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर हवाएं गर्म होकर काफी ऊपर तक उड़ जाती, इसलिए ये सब चीजें अभी हम और देखेंगे। तो पहला हो गया क्षोभ मंडल, इसमें कई प्रकार की परतें आपने पहले भी पढ़ी होगी कि अनेक प्रकार की परतें ऊपर लेयर बाई लेयर पाई जाती है। जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर भी लेयर है, उसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर लेयर है वायुमंडल की। पहली ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, फिर आती है समताप मंडल और ट्रोपोपाज, ये जो सीमा है जहां पर ऊपर वाला समताप मंडल और नीचे वाला क्षोभ मंडल को विभक्त करने वाली रेखा हम कह सकते हैं, उसको सीमा कह सकते हैं, वो होती है ट्रोपोपाज, क्षोभ सीमा। ठीक है, इसके बाद आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जो ये रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेटोपाज, मतलब जो समताप सीमा कहलाएगी। ठीक है, अब आप ओजोन लेयर आपने सुनी होगी, ओजोन का नाम, ओजोन परत की क्षय हो रही है, ह्रास हो रहा है, तो वो कहाँ पर मौजूद रहती है, ये समताप मंडल में लगभग 20 से 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, सॉरी 20 से 35 किलोमीटर तक ये अधिक सक्रिय और सांद्रण होता है। वैसे ये 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। माना जाता है कि जो आपकी ओजोन परत है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, लेकिन ये इसका प्रमुख जो इसकी सांद्रण है वो कहाँ पे रहता है, ये आपका जो ऊंचाई है पृथ्वी तल से लगभग 25 से 35 किलोमीटर के बीच सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और क्षोभ समताप मंडल कहाँ तक गया है, 50 किलोमीटर तक। कहाँ तक गया है, 50 किलोमीटर। तो हमने 3-4 बातें इसमें समझ ली। ठीक है, अलग से फिर से समझ लेते हैं, कहीं अगर हमको खाली पेज दिख जाए
वहां पर हम इन चीजों को समझते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है आपकी पृथ्वी है मान लो। और इसके बाद सबसे पहली लेयर हमने पढ़ी ये कौन है, क्षोभ मंडल। ये पूरा जो मंडल है, ये जोन है पूरा, ये है क्षोभ मंडल, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर हो गया। और इसको कहेंगे ट्रोपोपाज, क्योंकि ये सीमा है, ट्रोपोपाज कहेंगे। उसके बाद आता है आपका समताप मंडल। कौन सा आता है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, ठीक है। उसके ऊपर फिर आ जाता है तापमंडल। तापमंडल में कई सारे विभक्त है मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल, चुंबकीय मंडल, इस प्रकार से। तो फिर वो हम आगे विस्तृत जब आप आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको ये चीजें समझते हैं। सबसे पहले इसकी ऊंचाई कहाँ से 0 से 17 किलोमीटर तक जाएगी, ठीक है। फिर 17 किलोमीटर से आप 50 किलोमीटर तक चले जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप, स्ट्रेटोपाज यानी समताप सीमा तक पहुंच जाएंगे। फिर आप 80 किलोमीटर तक चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर, मध्य सीमा तक, मध्य मंडल की ऊपरी वाली सीमा तक। तीन है, आप तैयार रखो। क्षोभ मंडल पहला हो गया, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, ठीक है, और चौथा तीसरा हो गया मध्य मंडल, ठीक है, 3 मंडल तैयार। अब क्षोभ मंडल में क्या होता है, यहाँ पर बादल, जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं यहीं पर घटित होती हैं। यहाँ पर बादल रहते हैं, संघनन होकर वर्षा करते हैं, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर बादल रहते हैं तो इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज बहुत कम उड़ पाते हैं। तो बादलों के ऊपर लगभग ट्रोपोपाज के आसपास, ठीक है, ऊपर या नीचे यहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं, समताप मंडल, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर आ जाती है आपकी ओजोन परत, जो जिसकी ऊंचाई हम कह सकते हैं 25 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आपको तैयार करनी है, याद हो गया होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। ऊंचाइयां आप तैयार कर सकते हैं, इनमें टेम्परेचर भी होता है। टेम्परेचर आप अगर ऊपर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है, यानी क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, ये चला जाता है -70 डिग्री सेल्सियस तक, माइनस में चला जाता है क्षोभ मंडल के ट्रोपोपाज तक। उसके बाद समताप मंडल में माना जाता है कि यहाँ पर सम रहता है, जहाँ ना बढ़ता है ना घटता है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बढ़ के ये 0 पर आ जाता है। कहाँ पर, ये माइनस में था, बढ़ के आ गया 0 पे, समझ रहे हो डिफरेंस, मतलब ये 70 डिग्री माइनस में है, बहुत ठंडा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बढ़ के बढ़ते 0 डिग्री पर आ जाता है। और फिर जो मध्यमंडल है यहाँ पर फिर कम होता है, फिर ये लगभग -60 डिग्री तक चला जाता है, और तापमंडल में फिर बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार की घटना चलती है। अगर हम एक इसका सिंपल सा ग्राफ बनाएं तो आप देखेंगे इस प्रकार का ग्राफ बनता है। चीज को तैयार कर लेना, सीमाओं को। यहाँ पर रहती ऊंचाई जैसे 0 से आप 17 किलोमीटर, ठीक है, 17, उसके बाद 50, फिर ठीक है 80, इस प्रकार से आप यहाँ पे किलोमीटर में ऊंचाई दे रखी। यहाँ पे टेम्परेचर होता है, ठीक है, क्या होता है टेम्परेचर, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे 50 डिग्री, है ना, माइनस में कम होता जाएगा, यहाँ पे कम होता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हम -70 डिग्री, इस प्रकार से 80 डिग्री, इस प्रकार माइनस में ये कम होता जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा। तो 0 से हम यहाँ पे चले 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये टेम्परेचर -70 डिग्री पर पहुँच गया। फिर आगे हम चले तो समताप मंडल में फिर बढ़ा तो फिर 0 तक आ गया, ऊंचाई कहाँ तक, 50 किलोमीटर तक, यहाँ तक हमको आना है, ठीक है। उसके बाद मध्य मंडल में फिर बढ़ के कहाँ पे पहुँच गया, ये कम होते होते -80 तक पहुँच गया, फिर बढ़ने लगा। तो इस प्रकार का ग्राफ हम बनाते हैं जब इन दोनों चीजों को दर्शाते हैं। किलोमीटर की ऊंचाई यहाँ पर हम दर्शाएंगे, हाइट यहाँ पर हम दर्शाएंगे, और यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे, टेम्परेचर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आसानी से बना सकते हैं। ये आपका ट्रोपोपाज हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रेटोपाज, और ये आपका हो गया मध्य सीमा, और ये क्षोभ मंडल हो गया ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, ये आपका कौन सा हो गया, मीसोस्फियर। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने वायुमंडल समझ लिया कि क्या घटनाएं हो रही, ठीक है।
तो ये मौसम है, यहीं पर जो क्षोभ मंडल हो गया, यहीं पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, ये चीजें हमने समझ ली। अब आगे चलते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह एक गैसी परत है, यहाँ पर गैसें बहुत ज्यादा मौजूद रहती हैं। ठीक है, इसमें देखो संगठन में क्या चीजें रहेंगी, गैस रहेगा, वाटर वेपर रहेगा, एरोसोल, धूल धुआं, ये सब इनको एरोसोल कहते हैं। ठीक है, अगर हम वायुमंडल में क्या देखें, क्या क्या चीजें रहेंगी वायुमंडल में, आप क्लाइमेट में आपकी तीन चीजें रहेंगी प्रमुख। पहला रहेगा गैसें। अब गैसें कौन कौन सी, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गई, मीथेन वगैरह, ये नाइट्रोजन, ये सब गैसें रहेंगी। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 70 कुछ 8% कुछ है। उसके बाद आप देखेंगे वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी जलवाष्प। जलवाष्प समझते हैं, जलवाष्प, जल की जो वाष्प के रूप में जल ऊपर मौजूद है, ठीक है, उसको कहते हैं वाटर वेपर। तीसरा होता है एरोसॉल। क्या होता है, एरोसॉल। एरोसॉल में क्या चीजें रहती हैं, धूल धुआं, छोटे छोटे मिट्टी के कण वगैरह, ये एरोसॉल में रहते हैं। तो वायुमंडल में तीन चीजें प्रमुख रहती हैं, गैसें हो गई, वाटर वेपर हो गया और एरोसॉल हो गया। तो ये चीजें क्या रहती हैं, वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं, इन्हीं से बादल वगैरह बनते हैं, ये सब चीजें घटनाएं घटित। ठीक है, तो सरल शब्दों में हम कहें कि क्या, एक गैसी परत है जो कुछ ग्रहों को घेरे रहती है, एक ग्रह को गैसी परतें घेरे हुए हैं, वही हो गया वायुमंडल। ठीक है, और इन गैसों को हम वायु के रूप में संदर्भ कर सकते हैं कि ये क्या है, एक वायु, वायु है, हवा है। अनेक परतों वाले केक से की जा सकती है, इसकी हम तुलना क्या कर सकते हैं, वायुमंडल का अनेक परतों के केक से कर सकते हैं। सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली परत को क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ये सब हम चीजें पहले से बता चुके हैं। और जहाँ सभी स्थलीय वनस्पतियां प्राणी सहित निवास करते हैं और श्वास लेते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल की निचली सीमा में, वहीं पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहती है क्षोभ मंडल में। तो मानव प्राणी, जो भी प्राणी हैं जो ऑक्सीजन डायरेक्ट लेते हैं या पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन भी लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या है, क्षोभ मंडल में ही मिल जाएंगी। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर होंगी, क्षोभ मंडल में घटित होंगी। ठीक है, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। यहाँ पर 18 दिया है, कई कई बुक में 17 किलोमीटर दिया है। ठीक है, 6 कहाँ पे मिलता है, ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर 6 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 17 से 18 किलोमीटर तक विस्तृत। ध्रुव जहाँ ठंडी वायु सिकुड़ती है, पर यह परत पतली हो जाती है, और उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्रफल जहाँ वायु गर्म रहती फैलती है, यह परत मोटी हो जाती है। तो गर्म वायु, ठीक है, ज्यादा देर दूर तक फैलेगी। ठीक है, और ठंडी वायु वहीं सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ठंडी वायु वहीं पर रहेगी। तो ठंडी वायु नीचे रहती, गर्म हवाएं ऊपर रहती, ऊपर तक विस्तृत रहती हैं, तो फैल जाती हैं, तो इसलिए उसकी ऊंचाई बढ़ जाती। अन्य परतों के बारे में अपनी विज्ञान कक्षाओं, तो अपने परतें भी हमने आपको बता दी। तो मौसम का, हम यहाँ पर मौसम सरल है, मौसम का वर्णन करने के लिए हम अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे गर्म, ठंडा, वर्षा, मेघाच्छादित, बर्फीला, तूफानी इत्यादि। इनके माध्यम से हम मौसम के विभिन्न तत्वों को परिभाषित एवं अनुभव कर सकते हैं। तो अपन बैठ जाओ जाएगा, ऊंट पंखा चल रहा हूँ। जैसे गर्म हो गया, ठंडा, वर्षा, ये सब चीजें मौसम में चीजें रहती हैं, इनके माध्यम से हम मौसम के विभिन्न तत्वों को परिभाषित कर सकते हैं। ये देखिए मौसम के तत्व हम समझते हैं, इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। सबसे पहला है इसमें टेम्परेचर, तापमान। वायुमंडल कितना गर्म और ठंडा है, इस टेम्परेचर से हम पता करते हैं कि कितना टेम्परेचर है। वर्षण, वर्षण में क्या आ जाएगा, जल के वे सभी रूप, जैसे वर्षा हो गई, वर्षा जल के रूप में हो गई, हिम के रूप में हो गई, ओस के रूप में हो गई, पाले के रूप में हो गई, कोहरे के रूप में हो गई, ये सब प्रकार के वर्षण के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडलीय दाब, दबाव, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायु का वह दबाव जिसे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं। वायुमंडलीय प्रेशर क्या होता है, जैसे पृथ्वी ये है, तो ये वायु का दबाव, यानी वायु की जो मात्रा है वो किस प्रकार पृथ्वी पर अधिक है। यहाँ पर ठंडी वायु और गर्म वायु का ज्यादा महत्व रहता है, ठंडी वायु है तो वो भार अधिक लगाएगी यहाँ पर,
ठीक है। और गर्म वायु ऊपर उठेगी तो वहां पर वायु दाब कम रहता है, और वायु जो पवन है वो निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर चलती है। ठीक है। इसके बाद पवन, पवन तो विंड सबसे महत्वपूर्ण है वायु का संचलन, जिसमें इसकी गति और दिशा सम्मिलित रहती है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। मतलब इस वायु में ये वायु है, अगर इसमें जलवाष्प की मात्रा हो जाएगी तो वो भारी हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी। ठीक है। और अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा कम है तो वो हल्की रहेगी, गर्म रहेगी। ये चीजें रहती है। तो इसमें मौसम के कितने तत्व हो गए? पहला टेम्परेचर, वर्षण और वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड और आर्द्रता। ये 5 प्रमुख हैं किसके? मौसम के तत्व। इन्हीं पर हम मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब इन्हीं टेम्परेचर, वर्षण, वायुमंडलीय दबाव, पवन, आर्द्रता, इन सब में दीर्घकालिक परिवर्तन होता रहता है। टेम्परेचर में धीरे धीरे अगर बढ़ोतरी हो रही, जिसके कारण आज वैश्विक तापन की स्थिति हम देख रहे हैं। ठीक है। ये आप यहाँ पर देख रखे सहिम वृष्टि। सहिम मतलब हिम के साथ वृष्टि, ओला, आकाश में वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े ओले कहलाते हैं। जलवाष्प जल का तरल रूप गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम वाटर वेपर कहते हैं। अब आ जाते हैं पूर्वानुमान वाली चीजों को समझते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने प्रकृति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु इसके संकेतों को पढ़ना सीखा। पहले किसे? पक्षियों को कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना, अंडे ले जाती हुई चींटियां, काष्ठ फल या मेवे एकत्रित करती हुई गिलहरियां, मेढकों की तेज टरटराहट अथवा यहाँ तक कि चीड़ के शंकुओं का खुलना और बंद होना आदि भी आने वाली वर्षा या तूफान के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। आज भी भारत के अनेक भागों में लोग मौसम का पूर्वानुमान, विशेषकर मानसून के आगमन के लिए परंपरागत तरीकों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संकेत, प्रकृति हमें संकेत देती है कि मौसम कौन सा आने वाला है। ठीक है। प्रकृति क्या संकेत हमको देती है? प्रकृति संकेत देती है कि अब मौसम चेंज होने वाला है। कैसे? चींटियां जो होती हैं वो अपने अंडों को ले जाती हैं सुरक्षित स्थान पर। क्यों? चींटियों द्वारा अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाना उनका एक स्वाभाविक व्यवहार है, जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन, विशेषकर भारी वर्षा का संकेत करता है। अब वो ऊंचे स्थान पर क्यों ले जा रही? वर्षा से मिट्टी में जल जाएगा। ठीक है। तो नीचे स्थान रहेगा, वहां पर जल भर जाएगा, तो भारी वर्षा का संकेत देती है। अगर मिट्टियां अपने अंडों को ऊपर स्थान पर शिफ्ट कर रही हैं तो समझ जाओ कि भारी वर्षा का है। तो ये पहले की चीजें हैं और नेचुरल चीजें हैं। ये अनुमान लगाए पहले के लोग लगा लेते थे, तब उतनी टेक्निक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सैटेलाइट वगैरह नहीं थे, तो हम इन्हीं चीजों से अनुमान लगाते थे कि किस वर्षा भारी होने वाली है, कब तक होगी, ये सब चीजें। आगे एक कह रहा है मेढकों का टरटराना। क्या कह रहा है? मेढकों का टरटराना। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट आपने पता होगा, पता है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके वेस्टर्न घाट। आप ये पूरा वाला भाग, पूरा यहाँ से यहाँ तक वेस्टर्न घाट है। ठीक है। बहुत पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, पूरा एक लंबा देश में 2 ही 3 जगह हैं जहाँ से हम इस पहाड़ी को पार कर सकते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है। तो वेस्टर्न घाट पर जंगल में वर्षा की संभावना में टरटराता हुआ मेढक, मेढक अगर टरटरा रहे हैं तो आप जान जाते हैं, आप जो गांव क्षेत्र के लोग होंगे वो समझते हैं कि मेढक टरटराता है कब? बरसात में। तो वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। गिलहरी क्या करती हैं? चीड़ के शंकुओं का खुलना। अच्छा, ये चीड़ के शंकु, ये चीड़ का शंकु है, इस प्रकार के इनके क्या होते हैं? ये खुल जाते हैं इस प्रकार से। और बंद होना प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है। जो वातावरणीय आर्द्रता से प्रभावित होती है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। चीड़ के शंख अपने बीजों को सुरक्षा हेतु आर्द्र परिस्थितियों में बंद हो जाते हैं। मतलब अगर नमी है वायु में तो वो अपने आप बंद हो जाएंगे अपने बीज को सुरक्षित रखने के लिए। नमी है तो इसका मतलब वर्षा वाला मौसम आएगा। ठीक है। और जैसे ही नमी शुष्क परिस्थितियां होती हैं तो वो अपने आप को खोल लेती हैं। तो ये भी एक क्या है? अनुमान लगाया जा सकता है इससे। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं। अब ये सब चीजें पुरानी हो गई, लेकिन आजकल मौसम विज्ञानी जो
हैं सैटेलाइट वगैरह की मदद से, रडार सिस्टम की मदद से, बहुत सारे आप आज के इंटरनेट के माध्यम से क्या कर लेते हैं, जानकारी प्रदान कर लेते हैं। पिछली कुछ शताब्दियों में वैज्ञानिकों ने मौसम के तत्वों को बहुत ही सटीकता के साथ मापने और निरीक्षण करने के तरीकों का कार्य किया है। ठीक है, मतलब आजकल आप सैटेलाइट की मदद से बहुत सारी, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर सैटेलाइट स्थापित कर रखा है हम लोगों ने, जो कि मानव मेड है, ह्यूमन मेड। ठीक है, ये सैटेलाइट क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। अब ये अनुमान लगाता है ऊपर के बादलों की दशाओं को, पूरा चित्र उसको जा रहा है, देख रहा है, सब अवलोकन कर रहा है। तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है, बादलों का वगैरह का कि कब कैसी प्रक्रियाएं होने वाली हैं, कैसी घटनाएं, ठीक है, अनेक प्रकार की आपदाएं वगैरह होगी, उनका अवलोकन हम कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल टेक्निक की मदद से हम आसानी से कर लेते हैं। विभिन्न जानकारियों के आधार पर मौसम विज्ञानी यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि मौसम किसी प्रदेश विशेष की कुछ घंटों, कुछ दिनों अथवा यहाँ तक कि कुछ सप्ताह बाद कैसा होगा। ये अनुमान लगा लेते हैं कि आज कल कैसा मौसम होगा, आज कैसा था, इसके अनुमान से वो कल लगा लेते हैं कल कैसा रहेगा, वर्षा होगी या नहीं होगी। वे यह कैसे करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। क्या वे केवल आकाश को देखकर अनुमान लगाते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आकाश को देख लिया। हाँ, कई जैसे जिसके पास कोई टेक्निक नहीं, वो ऐसे देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि अभी वर्षा होने वाली नहीं। क्या है, उनके पास कुछ आधुनिक उपकरण होते हैं। अब हम उन्हीं उपकरणों को कुछ अध्ययन करते हैं। देखिए क्या है उपकरण उनके पास। मौसम मापन के उपकरण, जैसे कि तापमान को मापने के लिए हम कौन से उपकरण यूज करते हैं। पूर्वावलोकन करें। कैसे है कि चाचा विज्ञान जिज्ञासा को अपने तापमान मापने वाली विभिन्न तापमापी यंत्रों को पढ़ा, जैसे ज्वार मापी, थर्मामीटर हम जिसको कहते हैं, प्रयोगशाला में तापमानी, लेवरोमीटर, थर्मामीटर, ये सब चीजें विज्ञान कक्षा में दे रखी। ये देखिए यहाँ पर देखते हैं हम, गर्मी में बर्फ शीघ्र पिघलती है, मेघाच्छादित मौसम, ठंड हो रही है, सर्दियों में नारियल का तेल जम जाता है। ये कुछ चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो तापमापी कई प्रकार के होते हैं। तापमान टेम्परेचर को मापने की, जैसे हम थर्मामीटर का यूज करते हैं बुखार वगैरह, ज्वर को नापने के लिए, फीवर कितना है। ठीक है, ऐसे ही और जो मौसम का तापमान होता है, वो भी हम कई प्रकार के इसके यंत्र हैं। जैसे कुछ सामान्य आसपास परिवेश के तापमान को मापते हैं, जबकि अन्य तापमापी दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापते हैं। तो तापमापी प्राय रंगीन द्रव का उपयोग करते हैं जो तापमान बढ़ते पर फैलता है। हालांकि अंकी डिजिटल तापमापी को अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि वे ज्यादा सटीक होते हैं और अधिक आंकड़े दर्ज किए। थर्मामीटर में क्या होता है, एक पारा होता है, ठीक है, उसमें ऊपर जाने पर कितना कहाँ पर पहुंच रहा है, उससे हम मापन करते हैं। आजकल तो डिजिटल वाला चल गया है, ठीक है, डिजिटल से उससे हम नाप सकते हैं। वास्तव में तापमान रिकॉर्ड का उपयोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह में भी किया जा सकता है। जैसे ताप सीमा अथवा एक विशेष अवधि के दौरान अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को घटाना, तो हम एक तापमान सीमा निकाल सकते हैं। औसत दैनिक तापमान, दिन का औसत हम निकाल सकते हैं कि दिन में कितना औसत रहा, मतलब कम ज्यादा होता रहा, औसत हम अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान जोड़कर प्राप्त संख्या को हम 2 से विभाजित करते हैं तो हमको औसत चीजें निकल आती है। मतलब जितना अधिकतम रहा और न्यूनतम रहा, दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको औसत निकल आता है उसका, एक दिन में कितना टेम्परेचर रहा। आइए कुछ चीजें समझ लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान जो विभाग है, ठीक है, की स्थापना 1875 में हुई। ये बहुत अच्छी चीजें फैक्ट वगैरह दे रखी हैं अब की बार। तो जो आदित्यात जायते वृष्टि, इसके जो लिखा हुआ है, ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है, इनको भी तैयार कर लो। 1875 में इसकी स्थापना हुई। इसका आदर्श वाक्य है आदित्यात जायते वृष्टि, जिसका अर्थ है सूर्य से वर्षा होती है। यह वाक्यांश प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है और इस पूर्ण वाक्य का अर्थ है सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से भोजन या अन्न प्राप्त होता है और भोजन या अन्न से जीवन उत्पन्न होता है। समझ लो, ये चीजें बहुत फैक्ट वाली हैं। अब इसको आप तैयार कर लेना। आदित्यात जायते वृष्टि, सूर्य से वर्षा होती है, ये किसका आदर्श वाक्य है। और आप देखेंगे जितने आदर्श वाक्य हैं किसी भी विभाग के, नेवी के, इन सब के संस्कृत में मिलते हैं, ठीक है, संस्कृत। तो ये याद रखो, आदित्यात जायते वृष्टि, सूर्य से वर्षा होती है, ये भारत मौसम विज्ञान की का आदर्श वाक्य है, आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1875 में हुई। ठीक है, आइए आगे चलते हैं।
ये एक दिनांक है, ये अधिकतम न्यूनतम, इससे हम क्या औसत यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए वर्षण पर। तो हो गया टेम्परेचर। अब वर्षण का हम किस प्रकार से अनुमान लगाते हैं कि वर्षा कितनी क्या हो गई। ठीक है, नहीं कहते कि मानसिंह ग्राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती, तो वहां पर कैसे अनुमान लगा लिया गया कि वर्षा सबसे ज्यादा हो रही, क्या चीजें हैं, नापा जाता है उसको भी। किसी स्थान विशेष पर 30 मिलीमीटर वर्षा हुई, तो इसका तात्पर्य क्या है, किसी स्थान पर हम सुनते हैं समाचारों में यहाँ पर इतने सेंटीमीटर या मिलीमीटर वर्षा हुई, तो कैसे हम मापते हैं। एक सिंपल सी चीज होती है, एक हम एक समान आकृति का, जैसे ये यहाँ पर दे रखा है बीकर। ठीक है, ये रखा हुआ है पूरा अंदर वाला भाग, देख अब समान है ना, ऊपर सकरा चौड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, समान दोनों होनी चाहिए। उसमें हमने नंबर लिख रखे हैं, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में लिख सकते हैं। उसमें एक बीकर लगा दिया, अब वर्षा में खुले स्थान में रख दिया, उसमें उसमें वर्षा हो रही है, जितना बूंदे उसमें जा रही है, जितना भर जाता है उसको माप लेते हैं, हाँ इतने सेंटीमीटर या मिलीमीटर वर्षा हो रही। बहुत साधारण हम एक पैमाना होता है उससे नाप लेते हैं। और भी हो सकते हैं वर्षा मापी, रेन गेज इसको कहते हैं। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे वर्षा मापी हम रेन गेज कहते हैं। ठीक है, ये रेन गेज है, वर्षा मापी है। ठीक है, वही है क्रिया। आप अपने घर में भी नाप सकते हैं। आप अब की बार वर्षा हो तो आप प्रयास करना एक ऐसा बर्तन लेना जो समान हो, गिलास ले सकते हैं आप, जो ऐसा गिलास हो, ऐसा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा वाला, या नहीं कि ऐसा वाला गिलास हो, नहीं, ऐसा वाला गिलास हो, उसमें आप रखिएगा वर्षा में। ठीक है, ऐसी वर्षा में खुला रख दीजिएगा, और उसके बाद जब वर्षा हो जाए, जितना गिलास भर जाए उसको स्केल से नाप लेना कि कितने सेंटीमीटर तक जल ऊपर तक आया, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर है वर्षा हुई। ठीक है, तो जब वर्षा होती है तब जल संग्राहक कीप में गिरता है और उसे बेलनाकार नली में एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित किए गए वर्षा जल की गहराई मापने के लिए एक मापक अंकित रहता है, उससे हम ऊंचाई उसकी नाप लेते हैं, कितना ऊंचा जल भर गया, वर्षा हम माप सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 5 मिलीमीटर वर्षा जल पहुंचा है, तो 5 मिलीमीटर वर्षा हुई। ठीक, ऐसे माप लेते हैं। तो ये वर्षण हो गया। इसके बाद वायुमंडलीय, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को हम कैसे मापते हैं। हमारा शरीर तापमान और वर्षा से भली भांति परिचित, किंतु आपने यह भी अनुभव किया होगा कि आंधी तूफान से पहले मौसम भारी सा लगता है। ठीक है, आंधी तूफान से पहले भारी सा कैसा लगता है, मतलब हवाएं भारी हो जाती हैं, तेज ऐसे लगते हैं, इसमें बहुत वजन हो हवाओं में, वो टकराती हैं, जब ऐसा लगता है वो कैसा क्या होता है, यह वायुमंडलीय दबाव से ही संबंधित है, जो वायु के भार के द्वारा हमारे ऊपर और आसपास लगाया जाता है। मतलब जैसे गर्मियों में हवा चलती है तो वो आपको इतनी चुभती नहीं, गर्म होती है लेकिन चुभती नहीं कि वो धकेलने से प्रयास करें। लेकिन जब मौसम उसमें भार होता है, आर्द्रता होती, तो वो धकेलने का प्रयास करती, लगती है कि हाँ इसमें वजन है, लगता है ना, तो वही है वायु दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव समुद्र तट के पास अधिक होता है और जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर ऊंचाई पर जाते हैं यह कम होता जाता है। जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो नीचे के मैदान की तुलना में पहाड़ों पर वायु हल्की हो जाती है। वायु कैसी हो गई, हल्की हो गई, तो परिणाम स्वरूप वायु का दबाव कम हो जाता है और हमारे फेफड़ों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है। रक्त में कम ऑक्सीजन जाने के कारण आपका शरीर को आपको गतिशील रखने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। क्या ऊपर जाने पर क्या होगी, वायु हल्की हो जाती है और नीचे भारी रहती है, तो नीचे एटमॉस्फेयर ज्यादा रहेगा क्योंकि ऊपर से नीचे बाहर अधिक लगेगा। पहाड़ों पर आप चढ़ते हैं तो वहां पर हल्की वायु हो जाती है। ये चीजें घटनाएं घटित होती है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, एक व्यक्ति नीचे है, इस पर वायु दाब अधिक है, यहाँ पर क्या है, उच्च दाब रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर निम्न दाब रहेगा। ऊपर हवाएं क्या हो गई, ठंडी हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊपर तक फैली हुई है हवाएं, तो हवाएं की जितना फैला होगा उतनी ज्यादा प्रेशर नीचे डालेगा, और यहाँ पर कम हवा इकट्ठी हो गई तो ज्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर रहा नहीं, क्योंकि ऊपर से ज्यादा उस पर पहाड़ पड़ नहीं रहा। तो ये सब चीजें रहती। लोग कभी कभी उच्च स्थानों पर सांस फूलना, चक्कर आना, ऐसी थकावट आदि महसूस करते हैं। जब आप पहाड़ों पर जाएंगे तो ऐसा अनुभव आप करेंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वायुमंडलीय दाब नीचे के मैदानों में अथवा तटों पर हमेशा अधिक होता है। मतलब ऐसा भी संभव नहीं कि हमेशा यहाँ पर कम रहेगा वहां पर ज्यादा, बदल जाता है, मौसम है। यह कभी कभी नाटकीय रूप से गिर जाता है और इसे मौसम वैज्ञानिक गर्त अथवा निम्न दबाव तंत्र, लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं, जो कभी कभी तूफान का चक्रवात के रूप
ले सकता है, मतलब अगर ऐसा उल्टा सी हो सकता है तो उसको लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये देखिए पूर्वानुकूलन ये बोर्ड लगा हुआ है। ये सबसे हाईएस्ट भी कोई एक जगह है, हारदुंगला टॉप। ठीक है, यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे शरीर के पर्यानुकूलन के लिए मार्ग विश्राम कर लें। ठीक है, हमारे सैन्यकर्मी ऊंचाई वाले स्थानों पर सेवाएं देते हैं, जैसे लद्दाख में खारदुंगला। यह स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 5600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर। तो यहाँ पर लोगों को सलाह दी जाती है आप रेस्ट करते रहिए। अब आ जाते हैं मैं पवन। ये भी फैक्टर है, एक कारक है, मौसम का तत्व है। पवन क्या है? उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर वायु की प्रवाह ही पवन कहलाता है। और जहां पर उच्च दबाव है, उच्च दबाव मतलब भारी हवाएं, और जहां पर निम्न दबाव है, ऊपर है हवाएं, तो ये नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्षेत्र की ओर चलती हैं। जब हम पवन का वर्णन करते हैं तब गति और दिशा पवन के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ठीक, ये ऐसी चीजें से हम पता लगा सकते हैं हवा का डायरेक्शन वगैरह। ठीक है, पवन मौसम का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इसकी गति और दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त वायुयान चालकों और नाविकों को पवन संबंधी आंकड़ों की जानकारी आवश्यक होती है, क्योंकि पवन उड़ानों और नौकायानों बहुत प्रभावित करते हैं। पवनें बहुत प्रभावित करती हैं। ठीक है, पहले अनुमान जब प्लेन वगैरह उसको उड़ते हैं तो पहले उसको देख लिया जाता है पवनें कैसी हैं, साफ सुथरा मौसम है तभी वो उड़ान भरेगा, नहीं तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। मौसम खराब होने पर ये सब चीज़ें नहीं की जाएंगी। ठीक है, और समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनको भी ये पवनें प्रभावित करती हैं। पवनें अगर अधिक सक्रिय हैं तो वो उसको वहाँ जाने ही नहीं देंगी। तो ऐसी चीज़ें ये अनुमान लगा लिया जाता पहले से। ये रडार सिस्टम वगैरह आजकल की आधुनिक तकनीकों माध्यम से बहुत अच्छे से हम अनुमान लगा सकते हैं, बहुत सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आज का मौसम खराब है तो आज की ये ट्रिप कैंसिल की जाती है। कृषक भी पवन की दिशा का प्रयोग आने वाली वर्षा की दिशा का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। साथ ही तीव्र गति वाली पवन मिट्टी में जल्दी सूखने का कारण बनते हैं। तो ऐसी चीजें हम अनुमान लगा लेते हैं। अब इसको मापे कैसे, इसकी गति और दिशा कैसे मापा जाता है? पवन की दिशा और गति को कैसे मापते हैं? वात दिक् सूचक यंत्र विंड वेन में एक घूमने वाला फलक होता है, जिसके एक छोर पर एक सूचक या पॉइंटर और दूसरे छोर पर पूंछ होती है। जब पवन बहती है तो पूंछ पर धक्का मारती है और तब सूचक पवन की दिशा में मुड़ जाता है। यह यंत्र मंद पवन को भी प्रतिक्रिया देता है। तो मतलब एक क्या है? दिक् सूचक यंत्र। ये देखो दिक् सूचक यंत्र, यहाँ पर ये पवन की दिशा को बता रहा है। अगर ये जो है इधर की ओर मुड़ जा रहा है तो ये इधर है, पवन इधर की ओर चल रही है, बह रही है। ठीक है, इधर की ओर। और ये क्या है? ये पवन के वेग को मापता है। ठीक है, इसमें हवा भरी तो ये घूम गया, फिर ये इधर आ गया तो इसमें हवा भरी, ये घूम गया। तो इस प्रकार से घूमता रहता है, जितना वेग रहेगा उसको मापता रहता है। नीचे यहाँ पर सेंसर वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो पक्की सड़क पर वाद्य सूचक यंत्र ये हो गया। और पवन वेग मापी एनीमोमीटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर नाम याद रखना। एनीमोमीटर से हम क्या पवन का वेग नापते हैं कि इसका वेग कितना है, कितनी रफ्तार से हवा चल रही है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों चीजें। हाईवे अड्डों पर वाद्य सूचक यंत्र को वाद्य शंकु कहा जाता है। ठीक है, वायुयान चालकों के उड़ान भरते और उतरते यानी टेक ऑफ और लैंडिंग समय पवन की दिशा संकेत देता है। ठीक है, ये सब चीजें देखनी पड़ती। पवन की गति और दिशा मापने के लिए सबसे सरल उपकरण पवन वेग मापी एनीमोमीटर है। इसमें दिशा भी नप जाती है कि किधर दिशा की ओर चल रहा है। अगर ये वाला इधर मुड़ रहा है तो समझ जाओ कि इधर चल रही है। अगर ये वाला उधर मुड़ रहा है तो समझ जाओ कि हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, जहां पर वेग अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम आर्द्रता पर। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? आर्द्रता। जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता है। ठीक है, जल की मात्रा। हमारी सूची में मौसम का अंतिम तत्व है आर्द्रता, जो वायु में जलवाष्प की मात्रा और को प्रदर्शित करता है। वायु में जो भी वायु है उसमें वाटर वेपर कितना है, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। यह तापमान, पवन, वायुदाब और स्थान जैसे कारकों पर निर्भर करता है।
ठीक है, स्थान जैसे जहाँ पर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो रहा है तो वहां पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। अब ध्रुवों पर जलवाष्प बहुत कम रहता है, ठीक है, इसलिए वहां पर ठंडी हवाएं रहती, नीचे उड़ती रहती, ठीक है, ये सब चीजें रहती। तो इसका तापमान का प्रभाव रहेगा, तापमान में क्या होती है, फैल जाती हैं पवन, वहां पर वाटर वेपर ज्यादा रहेगा। पवन वायु की, वायु पर भी निर्भर करता है, वायु ठंडी भारी, वायु दाब एटमॉस्फेयर भी इस पर प्रभावित करता है जलवाष्प को। स्थान तो प्रमुख है, ठीक है। आर्द्रता को मापने के तरीकों को सीखकर हम इन प्रश्नों के उत्तर अधिक सटीकता से दे सकते हैं। ऊपर कुछ प्रश्न थे, उनको आगे बढ़ने से पहले हमें कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक में दिए गए जल की अवस्था वाले पाठ को स्मरण करना चाहिए। हमें यह आर्द्रता कैसे मापते हैं को समझने में सहायता करेगा। ये फिलहाल हमने पढ़ा ही नहीं है, चलो हम ही समझते हैं आर्द्रता कैसे मापेंगे। जब जल वाष्पित होता है तो यह शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है, वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पर जल भरा हुआ है तो ये वाष्प के रूप में कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या करेगा, जल है तो शीतलता का गुण है जल में, तो शीतल करेगा। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक है, यानी उच्च आर्द्रता है, पहले से ज्यादा है जल, तो जल धीरे धीरे वाष्पित होगा। ऐसा सामान्यतः वर्षा के दिनों में होता है, मतलब वर्षा के दिनों में ऊपर की जो वायु है वहां पर पहले से जल की मात्रा पर्याप्त है, तो वाष्पोत्सर्जन बहुत मंद गति से होगा, ठीक है। कैसा होगा, बहुत मंद गति से होगा। और अगर पहले से शुष्क वायु है, वो पूरी खाली है, भरने के लिए बहुत कुछ है उसमें, तो फिर वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, सक्रिय रहेगा, ठीक है। ये दो बातें याद रखो। अब वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। यदि वायु में बिल्कुल भी जलवाष्प नहीं होगा, यानी कि जो प्राकृतिक परिस्थितियों में असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो रहता, तो उसमें 0% आर्द्रता होगी, ठीक है। जबकि जलवाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% रहेगी, यानी फुल भरा हुआ है, तो दोनों चीजें रहें। व्यावहारिक रूप में शुष्क मौसम में आर्द्रता 20% से 40% के बीच होती है, जब शुष्क मौसम रहता है, कम रहती, जबकि आर्द्र मौसम में ये 60 से 80% तक के बीच हो जाती। तो एक अनुमान लगाया गया कि शुष्क मौसम रहेगा तो कुछ कम रहेगी, और आर्द्रता वाला जो वर्षा वाला मौसम है तो वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी। अब इसको हम नापते किससे, आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर से, किससे, हाइग्रोमीटर से इसको हम मापते हैं। यदि दिल्ली में, आइए विचार करते हैं, इसको समझ लो। दिल्ली में आर्द्रता 52% और कोच्चि में 84%, दोनों स्थानों में से कहाँ गीले कपड़ों के जल्दी सूखने की संभावना है। यदि दोनों स्थानों पर तापमान समान है तो कहाँ आपको अधिक पसीना आने की संभावना है। देखो ह्यूमिडिटी में क्या होता, देखो दिल्ली में आर्द्रता कितनी है 52% और कोच्चि में 84% है। तो शुष्क मौसम, शुष्क मौसम में क्या होता है, कपड़े जल्दी सूखेंगे। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो फिर क्या है, उसको गीला ज्यादा करेंगे, ठीक है। शुष्क हवाएं ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करेंगे तो कपड़ों से जो जलवाष्प, कपड़ों में जो पानी है उसको हवाएं अपने में ले लेंगी, ठीक है, तो वो जल्दी सूख जाएगा। और अगर 84% वाला भाग है वहां पर क्या है, जितना है अगर उसमें ज्यादा है तो वहां पे चले जाएगा, लेकिन अगर उसमें कम है तो उसमें डाल देगा, तो वहां पर बहुत देर में कपड़े सूखे, ठीक है। तो अंतर समझ में आ गया। इन दोनों स्थानों पर तापमान समान है तो कहाँ आपको अधिक पसीना आने की संभावना है, टेम्परेचर समान है, आर्द्रता कम ज्यादा है, तो आर्द्रता जहाँ सूखा है वहां पर पसीना कम रहेगा, ठीक है, और ज्यादा वाले में ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर समान ही इसलिए। आइए, ये आर्द्रता मापी, पुनः आर्द्रता मापी कई प्रकार के होते हैं जो उनके सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण जैसी अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में आर्द्रता का मापन बहुत महत्वपूर्ण है। संग्रहालयों में भी आर्द्रता की निगरानी की जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए शुष्क वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी चीजें, कई प्रकार की आर्द्रता मापी भी हो सकती है। अब आ जाओ, हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, मौसम केंद्र, वेदर स्टेशन। स्टेशन बनाए जाते हैं मापने के लिए, वहां पर उपकरण लगे रहते हैं कि हाँ कैसा क्या मौसम। एक होता है स्वचालित, एक होता है तो किसी मानव द्वारा चलित। तो स्वचालित कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे मानव बहुत कम रहते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों पे जहाँ पर ठंडी बहुत पड़ेगी, ठीक है, वहां पर ये लगाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमें किसी विशेष स्थान और समय पर मौसम को मापने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तापमान अलग, तापमापी अलग है,
आर्द्रता मापी अलग है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो अलग अलग उपकरण मौसम केंद्र में सभी उपकरण लगे हुए हैं। यहाँ पर सभी लगे हुए, आर्द्रता को भी माप रहे, पवन की दिशा और वेग को भी माप रहे, हर चीज को माप रहे। ठीक है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर पवन वाला भी लगा है, वही 3 वाला दिख रहा है, लगा हुआ है ना, हर चीज लगी हुई है, जिसमें मौसम का आकलन और निगरानी करना सरल हो जाता है। सभी उपकरणों को मापों का अध्ययन नियमित अंतराल पर होता है, जो मौसम के मानचित्रण और पूर्वानुमान में सहायता करता है। तो वो सब पूरा सभी चीजों का अनुमान एक जगह हो रहा है, वहां से फिर अनुमान लगा लिया जाता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वर्षा होने की संभावना कम है, तो शुष्क मौसम में गर्मी बढ़ेगी। ये सब चीजें अनुमान लगा लिया जाता है एक साथ। जब डाटा आपको मिल जाए कि ताप टेम्परेचर इतना इतना है, आर्द्रता इसमें इतनी है, वायु की गति ऐसी है, ठीक है, तो ये सब आसानी से हमें पता लगाने के लिए आसानी रहती है कि कैसा मौसम रहेगा। तो ये हो गया ऐसा। अब स्वचालित मौसम, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में क्या होगा, एक ऐसा स्वचालित तंत्र है जो मौसम के आंकड़ों जैसे तापमान, आर्द्रता, वायु गति, दिशा, वर्षा, वायुमंडलीय दाब आदि को मापने और दर्ज करने के लिए विभिन्न संवेदकों जैसे सेंसर लगे रहते हैं का उपयोग करता है। इन केंद्रों का उपयोग कृषि, विमानन, नौकायन, पर्यावरणीय निगरानी आदि में व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक और समयबद्ध मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सैटेलाइट वहां पे कोई मानो तो उसको चला नहीं रहा, नीचे से ऑपरेट कर रहा है, ऐसे ही ये ऑटोमेटिक लगे रहते हैं और इस डिटेक्ट करते रहते हैं मौसम की सभी घटनाओं को, ये ऑटोमेटिक रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर मानो बहुत कम पाए जाते हैं, तो वहाँ की मौसम संबंधी घटनाओं का पता लगाते हैं। उड़ानों में, नौकायानों में, इन सब के लिए वो डेटा भेजते रहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा सकता है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र तल से 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिक्किम की एक हिमझील, ठीक है, ग्लेशियर लेक हिमझील बर्फ से ढकी हुई पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र आने वाले मौसम की परिस्थितियों के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है। ये महत्वपूर्ण है भैया। 2023 करंट का भी मुद्दा है, ये करंट के भी मुद्दे में ये आ सकता है कि वर्ष 2003 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र तल से 4800 मीटर ऊंचा क्या लगाया है, स्वचालित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाया है। कहाँ पर, सिक्किम की एक हिमझील में लगाया हुआ है। ये बात याद रखेंगे। ऊपर भी मौसम विभाग वाला की 1800 कितना था, और उसका आदित्यते जयते जो भी था वाग का आपका वो रहेगा। दोनों टॉपिक आप तैयार रखिए। अब आ जाते हैं टॉपिक पर, मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है। अब इन सब चीज़ों को हमको डेटा मिल गया कि ताप टेम्परेचर इतना है, ये सब चीज़ें। अब इसमें हम कैसे अनुमान लगाएं क्या, वो देखो। मौसम विज्ञानी लंबे समय तक इन उपकरणों का उपयोग करके आंकड़े एकत्रित करते हैं, ठीक है, और वे आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। अब मौसम जो विज्ञानी है, क्योंकि वो उन सब के बारे में पढ़ा हुआ है, कहाँ पर कैसी चीज़ें, और मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। आजकल इस तरह की भविष्यवाणियां अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी गंभीर मौसम घटनाएं अधिक होती जा रही हैं। तो ये सब चीजें अधिक हो रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है इसका पूर्वावलोकन करना। जैसे ये एक वेदर रिपोर्ट है, यहाँ पर हम भारत के बारे में दिखाया गया है कि कहाँ पर कैसा मौसम है। ये पूरा भारत का नक्शा है, जहाँ पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, अगर ऐसी स्थिति है तो कोहरा है वहां पर, ऐसे बादल बने हुए हैं, भारी वर्षा, भारी वर्षा, अगर ब्लैक है, और ज़्यादा डार्क हैं तो मूसलाधार वर्षा, भारी हिमपात, अगर ये ऐसा है तो हिमपात, जैसे आप ऊपर देखें यहाँ पर हिमपात तो कहीं नहीं है, हल्की वर्षा यहाँ पर दिखाई गई। हिमपात कहाँ होगा, यहाँ पर पूरे ऊपर वाले क्षेत्र में हो सकता है। यहाँ पर भारी वर्षा दिखा रहा है। उसके बाद ये वाला ताप लहर और शीत लहर, मतलब ताप लहर है कि शीत लहर, गर्मियों के मौसम की दिखाया गया है, तो ताप लहर चल रही है, ठीक है। इस प्रकार की घटनाएं तुषार ऐसे दिखा सकते हैं। तो हम ये एक मैप में, जो भूगोल विज्ञान मौसम विज्ञानी होते हैं, ये एक मैप में उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ पर इस प्रकार का मौसम है, यहाँ पर इस प्रकार का। अब इसमें ये कुछ उपखंड में रंग बांट देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
अगर ग्रीन में है, ग्रीन एरिया है, तो वो वहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है, मौसम बढ़िया रहेगा। अगर येलो है तो कुछ ध्यान देने योग्य है। ठीक है, हम सतर्क रहें, ऑरेंज में सतर्क हो जाओ कि यहाँ पर हाँ, और रेड में तो पूरा बहुत ज़्यादा कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मौसम का सटीक पूर्वानुमान हमें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में क्या करता है, सहायता करता है। पूर्वानुमान स्थानीय सरकारों को संसाधन जुटाने और किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने के लिए ये उपयोगी रहता है, हमें सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए यदि समुद्र में तूफानी मौसम की आशंका है, ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मछुआरों को अपनी नावों को बाहर निकालने के बारे में चेतावनी दे दी कि भाई मौसम खराब होने वाला है, तुरंत अपनी ये नावों को हटा लो वहां से, तो वो बच जाएंगे उससे, और उनको पता ही नहीं पड़ेगा, तो वो उससे प्रभावित रहेंगे। या चक्रवात है, आशंका है, तो पूरे तटीय क्षेत्र को खाली करवाने का ये सब चीजें रहती हैं। तो ये सरकार को भी आसानी रहती है और लोगों की रक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी हो जाते हैं। यह मानचित्र भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 19 मई 2024 को जारी किया गया था। प्रतीकों का अध्ययन कीजिए और मानचित्र पर दर्शाई गई परिस्थितियों के साथ मिलान कीजिए। तो ये 19 मई 2024 का ये देखा गया है, देखिए 19 मई 2024 का है ये, 19 मई 2024, तो बहुत पुराना नहीं है, पिछली साल का है। तो मई का है, तो मई में गर्मी थी, तो इस ताप लहर चल रही है, देखो इसीलिए ये इंडिकेटर लगा हुआ है इस प्रकार का, ताप लहर रेड। ताप लहर सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलेगी, देखिए है ना, ये रेड वाले क्षेत्र। और बीच का भाग ये प्रभावित नहीं रहता है, तटीय क्षेत्र कम प्रभावित रहे, इस प्रकार की चीजें रहती। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन और वायुमंडलीय दाब मिलकर किसी स्थान विशेष पर मौसम की परिभाषित कर सकते हैं। मौसम को अब यही चीजें एक दीर्घकालिक घटनाओं के रूप में अगर हम देखें, मौसम की जानकारी एकत्रित करें कि पहले कैसा कैसा रहा, तो वो जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा। इन तत्वों की स्थिति के विशेष उपकरणों का उपयोग करके हम माप सकते हैं। इनमें एकत्रित आंकड़े हमें मौसम की निगरानी, भविष्यवाणी करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इनको सबको तैयार कर लो कि वर्षा को किससे मापते हैं, आर्द्रता को किससे माप रहे हैं हम, टेम्परेचर को किससे माप रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग समय या परिस्थितियों में मौसम का कोई एक तत्व प्रमुख होता है, उदाहरण के लिए जुलाई में वर्षा, मई और दिसंबर में तापमान। ठीक है, ऐसी चीज़ें क्या है, अलग अलग मौसम, एक समय में अलग अलग मौसम की एक घटना ज़्यादा प्रभावी रहती है। वर्षा ये क्या है, तत्व है मौसम का, तो वो प्रभावी रहेगा कहाँ, जुलाई में। ठीक है, मई से अगस्त तक वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसी चीज़ें घटित होती रहती हैं। मौसम का जलवायु से गहरा संबंध है, इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अगले अध्याय में और हम जलवायु के बारे में जानेंगे कि भारत की जलवायु वगैरह कैसी है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जलवायु को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे अच्छे से, और इसमें कई चीज़ें हैं, एक्चुअल अर्थात वास्तविक, ACT। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हरी सरनम लर्निंग हब को, और जुड़ जाइए फ्री में पढ़ने के लिए। ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं, आने आ जाती हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, और जो भी आपके जैसे इसमें आपका रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इनके सभी के शॉर्ट नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, पूरा मिल जाएगा आपको, MCQ क्वेश्चंस भी बहुत जल्द उसकी सीरीज आने वाली है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी जैसे ही फिनिश होती है उसके आपके MCQ क्वेश्चंस की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि और भी जो बच्चे हैं उनको भी लाभ हो सके। क्लास 6 की, 7 की NCERT 6 की पढ़ा चुके हैं भूगोल, और इसकी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगले ही लेक्चर में। ठीक है, और NCERT की और भी क्लासेस हमारे सर द्वारा आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, धन्यवाद। हरी सरनाम।